हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज का जो हमारा टारगेट है, सबसे पहले मैंने आपको कहा था ग्रुप 16 रिवाइज करके आना, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी रीजनिंग और अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीखोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और फाइनली आज हम इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स की लास्ट फैमिली को पढ़ने जा रहे हैं, जिस फैमिली का नाम है दैट इज नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, ग्रुप 18, जीरो ग्रुप भी बोला जाता है इसे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की कार्यवाही। तो सबसे पहले आपको टुडेज गोल से मिलवा दिया जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इट विल टुक टाइम। ये फैमिली नहीं भी स्टार्ट होगा तो चलेगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है। ऑक्सीजन फैमिली में थोड़ी सी भी घबराहट हो, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन हो, तो हम इसे कवर कर लेते। नहीं, स्टार्ट रहने दो, ठीक है। तो हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एंड क्वेश्चंस आर होल सोल बेस्ड ऑन ग्रुप 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम क्या आप हमें नोबल गैसेस और हैलोजन फैमिली पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराओगे? बिल्कुल कराएंगे, बोला था, हर चीज फॉलो हो रही है, हर चीज फॉलो करेंगे। अब जिनको चाहिए कि सिलेबस हो जाए उनका सिलेबस हो जाएगा, लेकिन मैं प्रॉपर 2 सेशन रखूंगी, मंडे भी ट्यूसडे भी, ओनली फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि एक दिन में इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कवर नहीं करेंगे, हम रीजनिंग के साथ कवर करेंगे। पूरा पढ़कर आना, रिवाइज करके आना, एकदम अच्छे से हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे फिर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप 16 के क्वेश्चन। तो एज यूजुअल जो मेरे इस केबीडी कौन बनेगा डॉक्टर के रूल्स होते हैं वही तुम्हें फॉलो करना है। तो क्या हुआ अगर हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस है, हम इसको लाइव कर लेते हैं। हर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, एट दैट टाइम आपको वीडियो पॉज करना है एंड यू हैव टू राइट योर आंसर इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी कि आपको अप्रोच स्ट्राइक कर रहा है या नहीं इनऑर्गेनिक की रीजनिंग में। इसलिए पहले मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें ऑप्शंस भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको भी तो स्ट्राइक करना चाहिए ना, ऑप्शन देखकर कंफ्यूजन भी क्यों होना, हमें टू द पॉइंट आंसर पता होना चाहिए। तो पहले मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करूंगी, फिर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करूंगी, ताकि हम ग्रुप 16 में भी प्रो हो जाए। उसके बाद हम 17 और 18 पे भी उतनी ही प्रैक्टिस करेंगे। रेस्ट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं एडिशनल की पॉइंट्स है। मैम आप इन्हें एडिशनल की पॉइंट्स क्यों बोल रहे हो, आपने उन्हें क्लास में क्यों नहीं कराया, फैमिली के अंदर ही क्यों नहीं लिखवा दिए? क्योंकि बेटा एनसीईआरटी में नहीं थे, एनसीईआरटी में नहीं थे। और बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज रामायण, कुरान एंड बाइबल फॉर अस, तो बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए कहा जाता है। लेकिन वो सोर्सेस जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, जो मैंने एनालाइज किया है लास्ट 30 इयर्स में, वो पॉइंट्स मैं आपको जरूर लिखवाऊंगी, अगर वो मैंने फैमिली में इंक्लूड नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो वो पॉइंट्स भी लिखवा दिए जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारा चल ही रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। भले इस पी ब्लॉक को 1 महीना हो जाए, लेकिन हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे आप लोगों के हो रहे हैं। कितनी चीजें ऐसी थी जो पहली बार समझ आई, ठीक है, तो घबराने की तो बात है ही नहीं यार, समझ में आ गई तो याद करना तो बेटा अब और आसान है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत की है, क्योंकि भाई जब भी क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो क्या लगता है हमें लगता है यार पहला क्वेश्चन अगर इजी लग जाए तो लगता है पेन तो चलाएं, करना तो शुरू करें। क्योंकि टारगेट स्ट्रेटेजी हमेशा पता है क्या होनी चाहिए, पहले पासिंग मार्क्स आए, फिर मिडिल एवरेज पे आए, और फिर हम हाई मार्क्स स्कोर करें। तो बस कुछ ऐसा ही इन केसेस में होता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक अनाउंसमेंट फिर भी मैं करना चाहूंगी, कल एक होमवर्क दिया था, स्यूडो हैलोजन एंड स्यूडो हैलाइड आयंस। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने किया होगा, पढ़ा होगा। बहुत ही इजी सी चीज है कि भाई 2 एटम या 2 एटम से ज्यादा मिलकर जो स्पीसीज आयंस होते हैं, जिनमें से एक नाइट्रोजन होता है, और वो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर किससे रखता है बेटा? प्रॉपर्टीज सिमिलर रखता है हैलाइड आयन से, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्यूडो हैलाइड आयन। लेकिन स्यूडो हैलाइड में एक भी हैलोजन नहीं होता। फिर स्यूडो हैलाइड्स क्या होते हैं? स्यूडो हैलोजन, स्यूडो हैलाइड्स। वहां पर जब वो उनके डायमर का फॉर्मेशन कर देते तो हम उन्हें स्यूडो हैलाइड आयंस कह देते हैं। ठीक है, तो बड़ा इजी सा था, सिंपल सा था, फिर भी कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है तो वो हम आपको आज करके बता देंगे। ठीक है, देखिएगा बेटा, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले। तो अब इस केस में इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो बेटा कल ही सिखाया था, क्या सिखाया था? परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो का फॉर्मेशन कैसा होता है?
कैसे होता है? परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हम किसे बोलते हैं? ये हमने पढ़ा हुआ है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर में, इसे हम और क्या बोलते हैं बेटा? मार्शल्स एसिड। और इसका क्या ट्रिक लिखवाया था बेटा? स्ट्रक्चर बनाने का इसका हमने ट्रिक लिखवाया था कि 2H2SO4 लो, 2H2SO4 लो और उसमें से क्या माइनस कर दो बेटा? उसमें से माइनस कर दो सिर्फ H2, तो वहां से फॉर्मेशन होता है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का। क्लियर? तो बिल्कुल इसका फॉर्मेशन कर देते हैं, मार्शल्स एसिड इसे कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। क्लियर? तो जैसा नाम वैसा काम, जैसा फॉर्मूला वैसे इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे। तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH OH, यहां पर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH OH, यहां से हमको क्या माइनस कर देना है? दैट इज H2, सिंपल। तो यहां से किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? दैट इज S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH। इसी को कहते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसी को कहते हैं मार्शल्स एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनाओ, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स बनाओ। इनमें से एक रिएक्शन आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ी हुई है बिल्कुल अच्छे से, और दूसरी रिएक्शन जो है हमारे पास वो हमने हैलोजन फैमिली, बोरोन फैमिली में भी हमने उसको पढ़ा था। यस बेटा। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा, ये एक हाइड्रोकार्बन है C2H4, किस तरीके से होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर 2 हाइड्रोजन है। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं इथीन कहते हैं। इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई है। भाई जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं तो वहां से क्या रिलीज होता है बेटा? वहां से रिलीज होता है CO2 और H2O। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। वहीं पे एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? Al2O3 का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाई डज O3 एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? याद करो इस ओजोन को, इस ओजोन की हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी, इस ओजोन की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ये जो ओजोन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो काम करता है, ये कैसे करता है? ये ऐसे करता है कि O3 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। अब अगर ये स्टेबल नहीं होता तो होता क्या है कि ये डिकम्पोज होता है, O2 गैस तो बनाता ही है, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देता है। किसका बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन का। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने के लिए। क्लियर? तो क्लियर रखना एकदम बेटा, दैट ओजोन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू दिस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है? बिल्कुल बेटा, ये हमारे पास इस फॉर्म में होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, रिएक्ट करके साथ वाले को क्या कर देती है बेटा? ऑक्सीडाइज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट हैपेंस, जब भी बोलता है ना व्हाट हैपेंस, तो उसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी को किसी के साथ पास आउट करवा रहा है, यानी कि आपका क्वेश्चन बना है केमिकल रिएक्शन से, और वहां पर आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल हमने इसके बारे में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू aqueous solution of Fe+3। ठीक है जी, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, SO2 से हमने पास आउट किया। अब SO2 में जो सल्फर होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। जब हमने इसको Fe+3 से पास आउट किया तो ये क्या करेगा? ये सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ये हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट,
क्योंकि इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +6। तो अगर ये +4 में है तो क्या करेगा, ये इस Fe+3 को तो रिड्यूस कर देगा और इसे कन्वर्ट कर देगा Fe+2 में, और साथ के साथ ये SO2 इसको तो रिड्यूस कर दिया, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो क्या किया इसने, इट कन्वर्ट्स Fe+2 into Fe+3। क्लियर है बच्चों? तो आपकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, कभी कभी एकदम डायरेक्ट पूछ लेगा, कभी कभी घुमा फिरा के पूछेगा, कभी कभी रिएक्शंस को लैंग्वेज फॉर्म में पूछेगा, कभी लैंग्वेज को रिएक्शन फॉर्म में पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कमेंट ऑन नेचर ऑफ 2SO बॉन्ड formed in SO2, are the 2SO bonds in this molecule equal? अब ये जो क्वेश्चन है, भले बेटा हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इसको ग्रुप 16 का बोल रहे हैं, लेकिन ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कहां पर बेटा, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। किसकी बात हो रही है बेटा, SO2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, SO2 की बात हो रही है। इसकी स्ट्रक्चर बनाना हमने सीखा था। ये हमारे पास सल्फर है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इस सल्फर ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सारे के सारे ग्रुप 16 से बिलोंग करते हैं, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और वैलेंसी हमारे पास होती है कितनी बेटा, 2। अब इस केस में बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो, स्ट्रक्चर बनाना हमने ऐसे ही सीखा था, बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो अब इस केस में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। क्लियर? अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तब सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जन्म लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां से क्या स्ट्रक्चर बना बेटा, अब देखो क्या पढ़ा हुआ था हमने, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसने बनाया, थर्ड पीरियड एलिमेंट, यानी कि सेकेंड पीरियड के अलावा कोई भी एलिमेंट बनाता है तो दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल बॉन्ड। ये इसकी हम स्ट्रक्चर हमेशा देखते हैं, हमेशा यही देखने को मिलती है। लेकिन हम बोल सकते हैं 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब इसमें पूछा है कि क्या ये सल्फर और ऑक्सीजन की जो दो बॉन्ड है, क्या दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर है? बिल्कुल, हमेशा ध्यान रखना, जब जब सेंट्रल एटम सेम हो, सराउंडिंग एटम सेम हो और वो रेजोनेंस में हो, तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। और इस केस में ये जो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड लेंथ कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन ओजोन का आया हुआ है असर्शन रीजन में, एम्स के अंदर। क्या क्वेश्चन आया था, असर्शन दे दिया था द 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट इन ओजोन आर इक्वल, और रीजन दे दिया था कि भाई क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब काफी बच्चों को लगा नहीं यार, एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ बराबर कैसे हो जाएगी, लेकिन दैट इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो जब जब सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है और वहां पर अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ध्यान रखना, क्योंकि बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां भी बन सकता है तो यहां भी बन सकता है। क्लियर? तो इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। तो यस, द 2s बॉन्ड प्रेजेंट इन SO2 are the 2SO bonds in molecule equal? Yes. क्लियर हो गया बेटा एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखेंगे ध्यान से। Mention 3 areas in which H2SO4 an important role। अब देखो बेटा, H2SO4 के इंपॉर्टेंट रोल पूछे हैं। यहाँ पे आपकी यूजेस आपको याद करने हैं, ठीक है? तो यूजेस हमने नहीं लिखवाए हैं, तो यूजेस आपको पढ़ने हैं एनसीईआरटी से, एक बार गो थ्रू होना है सिर्फ, ठीक है? तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, और कहाँ यूज होता है,
पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में भी ये यूज होता है। और कहाँ यूज होता है बेटा? ये यूज होता है लैबोरेटरी रिएजेंट्स में। तो लैबोरेटरी रिएजेंट तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो यूज होते हैं, तो आपको और यूज ना भी याद हो तो एक यूज हमेशा क्लियर रखना कि एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट तो यूज होता ही है। तो आप 11th 12th किसी भी क्लास में देखो, किसी भी क्लास में देखो, आपको ये एज अ रिएजेंट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है वो ये है, राइट द कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस। कल ही हमने पढ़ा था कि कांटेक्ट प्रोसेस एक प्रोसेस है H2SO4 का प्रिपेयर करने का। तो H2SO4 की कल हमने प्रिपरेशन की थी। कैसे प्रिपरेशन किया था? V2O5 एज अ कैटलिस्ट भी यूज हुआ था जब हमने ऑक्सीजन फैमिली में इसकी प्रिपरेशन की थी। तो वहां पर बेटा हमने ओलियम से इसको ऑब्टेन किया था। तो कंडीशंस जब भी बात करता है तो बेटा वो बात कर रहा होता है टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इट इज नॉट वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। और वो कितना था बेटा? अप्रोक्सीमेटली 720 केल्विन। और प्रेशर हाई रिक्वायर्ड होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 बार। क्लियर बेटा? दीज आर द कंडीशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, why is Ka2 is less than Ka1 for H2SO4 in water। पहली बात कि ये Ka1 और Ka2 होता क्या क्या है बेटा? आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से आपको याद होगा फिर तो बेटा ये Ka1 क्या होता है? Ka1 होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2SO4। और जब हम बोल रहे हैं Ka2 तो हम एक H प्लस जिसमें से ऑलरेडी निकल चुका है ना, उसमें से दूसरा H प्लस निकालने की बात कर रहे हैं। तो बेटा ये आपने पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम के अंदर दैट Ka1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Ka2, क्योंकि वहां पर आयनाइजेशन हो जाता है आयंस का, फिर डिसोसिएट करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। मतलब यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किसकी ज्यादा है? H2SO4 की ज्यादा है। तो अगर हम बात करें तो ये हमें और क्या बताता है? ये हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 और HSO4 माइनस में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप H2SO4 को ही बोलोगे। दैट्स व्हाई ऑलवेज Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। That is first dissociation constant, second dissociation constant. Next question बेटा, name the radioactive element of group 16। ग्रुप 16 जिसको हम चाल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं, चाल्कोजेंस बोलते हैं, ये ऑक्सीजन फैमिली है। क्या क्या मेंबर्स हमारे पास होते हैं बेटा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। यहां पर बेटा हमने पढ़ा था इनके बारे में। तो ये कैसा एलिमेंट है बेटा? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव मेटल है, इसीलिए हम इसकी काफी प्रॉपर्टीज डिफाइन भी नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ग्रुप 15। तो बात कर लेते हैं जी। पहली बात, ग्रुप 15 हम किसे कहते हैं? ग्रुप 15 हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली को। किसे बेटा? नाइट्रोजन फैमिली को। ग्रुप 16 हम किसे बोलते हैं बेटा? ग्रुप 16 हम बोलते हैं दैट इज ऑक्सीजन फैमिली को। नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? दैट इज NS2Np3। और ऑक्सीजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? NS2Np4। अब इस केस में अगर मैं दोनों के बारे में बात करूं तो अब एक बात बताओ बच्चों कि ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहला इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी भाई? ध्यान से देख लो, Np में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कहेंगे भाई? ये हाफ फिल्ड है। और जो हाफ फिल्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं।
कैसे होते हैं बेटा हाफ फिल्ड? स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल क्यों होते हैं बेटा? ड्यू टू क्या? हाई एक्सचेंज एनर्जी, ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिक अरेंजमेंट। क्या बेटा? सिमेट्रिक अरेंजमेंट। तो हाई एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्रिक अरेंजमेंट की वजह से ही ये जो होते हैं क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। अब जो स्टेबल है भाई, वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ेगा अगर आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन फैमिली से कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। क्लियर बेटा एकदम? नेक्स्ट, गिव हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ SF4। क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में? सिंपल हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर पूछिए SF4 की। अगर मैं बात करूं बेटा SF4 तो कैसा दिखाई देता है SF4? देखना ध्यान से, यहां पर N बराबर सल्फर इज द सेंट्रल एटम, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 4 यूनिवैलेंट स्पीसीज है फ्लोरीन, तो चारों फ्लोरीन यूनिवैलेंट है, सराउंडिंग एटम हो गया। डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ गया बेटा? 5। N की वैल्यू जब जब 5 आती है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d। और जब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है बिना किसी शक के, बिकॉज ज्योमेट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम। तो इसका ज्योमेट्री तो क्या हो जाएगा बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए क्या बेटा? स्ट्रक्चर पूछा जाए या शेप पूछा जाए, ध्यान रखना स्ट्रक्चर एंड शेप क्या होता है बेटा? 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। क्लियर? तो इसकी शेप क्या आ जाएगी बेटा? जैसा हम देख पा रहे हैं N की वैल्यू 5 आई है, तो हम बोल सकते हैं दैट इज 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। और अगर 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हैं तो लोन पेयर टेंड टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? ये रहा सल्फर, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। क्या शेप हो गई बेटा? देख लो, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, दैट इज के शेप, दैट इज सीसॉ, दैट इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया बेटा एकदम ये क्वेश्चन? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट प्रॉपर्टीज टू शो एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। भाई कौन सी प्रॉपर्टीज से ऐसा पता चला कि जो ऑक्सीजन है वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है? तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी बेटा? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, अपने स्मॉल साइज की वजह से। और क्या बोल सकते हैं बेटा? दैट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट और क्या बता सकते हैं बेटा? हाई पोलराइजिंग पावर, और क्या बता सकते हैं बेटा इसकी? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ vacant d orbitals, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ vacant d orbitals। यही रीजन थे कि ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि O2 के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? O डबल बॉन्ड O, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और रेस्ट किसी भी एलिमेंट में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अब हम चालू कर रहे हैं बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है? तो पहला अभी हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसमें आपको एक ही इंस्ट्रक्शन था कि सिंपली आपको कंसेप्ट स्ट्राइक करना चाहिए। अब आपके पास सीधे सीधे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो भी हम देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। हमसे क्या पूछा है भाई? हमसे एसिडिक नेचर के बारे में पूछा है ऑफ
हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो एसिडिक नेचर हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? एसिडिक नेचर हाइड्राइड्स का हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वहां पर सराउंडिंग एटम जो है वो अगर हाइड्रोजन है हाइड्राइड है तो कितनी इजीली वो H प्लस दे देगा। क्लियर? अब इस केस में हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा? हाइड्राइड्स हैलोजन फैमिली के भी डाउन द ग्रुप क्या होता है? एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज इंक्रीज होने पर वो इजीली H प्लस दे देता है। तो इसका एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आ गया बेटा? डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। सल्फर एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटल्स इन द ऑक्सीजन फैमिली बट दियर मेल्टिंग पॉइंट आर लार्जली डिफरेंट। ऑक्सीजन का होता है बेटा 90 केल्विन, सल्फर का होता है 708 केल्विन। अब काफी बच्चों ने पूछा भी था कि मैम कभी तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है। ये प्रॉपर्टीज वेरी क्यों करती है? देखो बेटा, दो चीजें होती है। एक होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करना। अगर कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अदर प्रॉपर्टीज से अफेक्टेड हो सकता है। लेकिन अब किसी के दिमाग में यह है मैम ऑक्सीजन ये तो वाटर बनाता है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। बहुत गलत हो। यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो ये एलिमेंट्स अपनी जिन एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उस बेसिस पर इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया जाता है। अब इस केस में क्या हुआ बेटा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। भाई 8 बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। O एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल whereas सल्फर एग्जिस्ट एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉलीएटॉमिक है, नंबर ऑफ एटम ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा, तो बिल्कुल उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगा ही होगा। चलो ये देख लेते हैं बाकी रीजंस क्यों गलत है। सल्फर इज लार्ज इन साइज एंड ऑक्सीजन। चलो ठीक है, अगर आपने बोल भी दिया था कि साइज बड़ा है तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उससे अफेक्ट हो रही है? करेक्ट रीजन दो ना कि भाई साइज ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ गया। सेकेंड रीजन दिया, सल्फर एग्जिबिट्स more oxidation state as +2 +4 +6 whereas oxygen exhibits -2 and +2 oxidation state। स्टेटमेंट कई हद तक सही था लेकिन फिर भी एक और मिसिंग है, -1 भी तो शो करता है, ठीक है, +½ भी तो शो करता है। तो स्टेटमेंट सही है लेकिन वो इसका रीजन करेक्ट नहीं है। क्लियर? लास्ट था सल्फर हैज मोर एलोट्रॉप्स देन ऑक्सीजन। इसका इस बात से कोई रिलेशन नहीं है कि उसका क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो कैटिनेशन टेंडेंसी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली सल्फर का ज्यादा था, इसलिए वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग ऑक्साइड। इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग ऑक्साइड नहीं है? रिड्यूसिंग ऑक्साइड क्या होगा बेटा? जो कि दूसरों को तो रिड्यूस करे, reduces others and get oxidized itself। साथ वाले को तो रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाए। अब इस केस में जहां पर भी सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, यानी कि वो रिड्यूसिंग ऑक्साइड की तरह बिहेव नहीं कर सकता। यहाँ पर सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पर टेलोरियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पर सल्फर +6 और यहाँ पर सेलेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो क्या कभी भी ये SO3 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है? नहीं, क्योंकि जहां पर भी सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये नोट लिखवा देती हूं, इन अ कंपाउंड, इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, if central atom is present in
present in its maximum oxidation state, present in its maximum oxidation state, then it never acts as reducing agent. सेकेंड नोट क्या लिख सकते हैं बेटा? दैट एंड इफ अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल central atom is present in its minimum oxidation state, then it never acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? साथ वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए बेटा? रिड्यूस हो जाए. और साथ वाले को अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है तो इस केस में मस्ट कंडीशन क्या है भाई? वो खुद रिड्यूस तो हो पाए, लेकिन जो ऑलरेडी अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, क्या वो फर्दर रिड्यूस हो सकता है? नहीं. तो इस बात का ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. Which of the following compound does not exist? बेटा अगर हम NCERT को देखें, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये NCERT में मेंशन है. क्या मेंशन है? कि एक्सेप्ट ऑक्सीजन किसी का भी डाइहैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटली सेलेनियम का डाइहैलाइड एग्जिस्ट नहीं करते. ना ही ऐसी Cl2 एग्जिस्ट करता, ना ही ऐसी Br2 एग्जिस्ट करता. रीजन बीइंग साइज कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. क्लियर? तो इन चारों में से ऑक्सीजन, सल्फर, जिसका सबसे ज्यादा साइज है वो हैलाइड्स नहीं बनाता. क्यों नहीं बनाता? हिंड्रेंस होने की पॉसिबिलिटी रहती है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओजोन मॉलिक्यूल इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द टू स्ट्रक्चर्स. रेजोनेंस हाइब्रिड है बेटा ये. ठीक है, तो दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है. बिल्कुल. The two oxygen bond length in ozone molecule are. तो ये मैंने अभी डिस्कस किया था कि ओजोन मॉलिक्यूल जो है उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसे हम डबल बॉन्ड से नहीं सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है. अब इस ओजोन में जो दो ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं, क्या उनकी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है? तो हम अगर इसकी ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम कहेंगे नहीं यार, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है. यहां पर भी ऐसा लग रहा है सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है. बट क्या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है? नहीं. एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है कि तीनों के बीच में रेजोनेंस हाइब्रिड होता है. दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर. और इस केस में दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ एकदम इक्वल होती है. तो हम क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल. क्लियर? स्लाइटली डिफरेंट? नहीं. लार्जली डिफरेंट? नहीं. कैन नॉट बी मेजर्ड ड्यू टू रेजोनेंस? नहीं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. S8 रिंग ऑफ बोथ रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैज क्राउन शेप. बिल्कुल सही बात है. मैंने आपको बताया था भाई, दोनों में ही हमारा जो ये सल्फर है ये क्राउन शेप में एग्जिस्ट करता है. कुछ इस तरीके से होता है. तो हमसे पूछा है कि ये जो SSS बॉन्ड एंगल है कितना होता है. जैसे P4 में हमसे पूछा था बॉन्ड एंगल कितना होता है, एंगुलर स्ट्रेन कितने का होता है. वहां पे 60 डिग्री था. यहाँ पर कितना होता है बेटा ये बॉन्ड एंगल? दैट इज 107 डिग्री. क्लियर? याद रखना. सो करेक्ट आंसर विल बिकम दैट इज 107 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4. तो हमने रिकॉल भी किया था, रिवाइज भी किया था बेटा. नाइट्रिक एसिड किससे बनाया था? ओस्टवाल्ड प्रोसेस.
क्लोरीन डेकन्स प्रोसेस, अमोनिया हैबर्स प्रोसेस, H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और यहां पर हमने जब रिएक्शंस करवाई थी तो एक कैटलिस्ट यूज किया था, उस कैटलिस्ट का नाम क्या था बेटा? दैट इज वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। अगर याद होगा तो सीधे सीधे अटेम्प्ट कर पाओगे, याद नहीं होगा तो गलतियां करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। हमसे पूछा है कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में S डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने होते हैं। अब हम ये तभी बता पाएंगे जब हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर होगी। और पायरो बनाने का फॉर्मूला क्या था भाई? 2 से मल्टीप्लाई करो, H2O माइनस करो। तो सल्फ्यूरिक एसिड किसे बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं H2SO4 को। हमें चाहिए पायरो, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और H2O को माइनस कर देंगे। तो यहां से जो बनेगा उसे हम कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है? H2S2O7। तो जो लिखा है वही स्ट्रक्चर बना देते हैं। सी S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। क्या निकालना है बेटा? H2O। क्लियर? तो H2O निकाला तो यहां से क्या बन जाएगा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो हमसे SO बॉन्ड पूछ लिया, SOS बॉन्ड भी पूछ सकता है, पेरोक्साइड बॉन्ड भी पूछ सकता है। तो अगर स्ट्रक्चर याद है तो हम किसी का भी बता सकते हैं कि उसमें कितने S डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। तो क्लियर देख के ही पता चल रहा है बेटा कितने S डबल बॉन्ड O बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दैट इज 4, 1 2 3 4। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिएक्शंस है बेटा। H2SO4 in aqueous medium ionizes in 2 steps. Again, this question is related to equilibrium, जहां पर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का जिक्र कर रहे हैं। H2SO4 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये H प्लस दे रहा है, ये H प्लस ले रहा है। अगर ये H प्लस ले रहा है तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है और ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब यहां पर जब इसने पहला H प्लस दिया, डिसोसिएट किया, तो उसका Ka1 हो गया X। जब इसने दूसरा H प्लस दिया तो यहां से क्या बना? बना तो वही H3O प्लस और यहां से निकला SO4 -2, तो यहां से बना Y। तो यही हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा था। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एसिड हो उसका हमेशा Ka1 Ka2 से ज्यादा होगा, Ka2 Ka3 से ज्यादा होगा। आयनाइजेशन हो जाता है ना भाई, पहला H प्लस निकलता है। तो इस केस में करेक्ट आंसर विल बिकम दैट X इज मोर देन Y। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद SO2? अब मैग्नीशियम एक मेटल है, SO2 जहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो अब इस केस में मैग्नीशियम सल्फर से भी रिएक्ट करेगा और SO2 से भी रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन SO2 से कराइए। किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? मैग्नीशियम सल्फाइड भी बनता है यहां से और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी। ये रिएक्शन हमने लिखी थी SO2 की केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो करेक्ट आंसर विल बिकम बोथ A एंड C। गलती से इसको देखकर एकदम से टिक नहीं कर देना है, ठीक है? ऐसी गलतियां नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। तो अब क्या करना है? अब आपका एक काम है इंपॉर्टेंट, अपने मार्क्स का एनालिसिस करना है। जो गलत हुए उसका रीजन क्या था। और अभी भी अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आपको नीचे कमेंट कर देना है कि मैम ये क्वेश्चन हमें अभी भी समझ नहीं आया। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा? स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज हेलोजन फैमिली खत्म होते ही ग्रुप 18 दैट इज 8A। बहुत छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, क्योंकि आधी से ज्यादा हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्योंकि ये किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करती इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इनर्ट गैसेस। क्लियर बेटा? क्या कहते हैं? नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार सबका लिखवा देती हूँ। तो हमारे पास क्या क्या है बेटा नोबल गैसेस की? अगर हम बात करें
तो देख लो बेटा यहाँ पे ध्यान से, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है बेटा, दैट इज NS2 NP6 और ब्रैकेट में यहां पर क्या आ जाती है, नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम। तो सभी एलिमेंट्स का जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। अगर देखा जाए तो ये बिलोंग करता है फर्स्ट पीरियड से, ये बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से, ये बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से, फोर्थ पीरियड से, फिफ्थ पीरियड से, सिक्स पीरियड से। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बिना किसी शक के 1s2। अब इसके आगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, हीलियम, इसके आगे नियॉन, इसके आगे आर्गन, इसके आगे क्रिप्टन, इसके आगे जिनॉन। अब इस केस में क्या सीखा था, सेकेंड और थर्ड पीरियड में s और p ऑर्बिटल ही भरने में आते हैं, होते हुए भी d के होते हुए भी थर्ड में d ऑर्बिटल नहीं आता। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 2s2 2p6। इसका क्या हो जाएगा बेटा, 3s2 3p6। इसका क्या हो जाएगा, 4s2 3d10 4p6। इसका क्या हो जाएगा बेटा, 5s2 4d10 5p6। इसका क्या हो जाएगा, 6s2 4f14 5d10 6p6। तो यहां से हमने इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने लिख लिया तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर S और P दोनों फुल्ली फिल्ड है। अगर ये फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये स्टेबल है। कैसा है बेटा, स्टेबल है, ड्यू टू सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी। क्या बेटा, हाई एक्सचेंज। क्लियर हो गया बेटा एकदम। तो ये इनके पॉइंट्स हैं, अब कुछ रिकैप है उनसे पॉइंट से देख लेते हैं। केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, केमिकली रिएक्ट करना ही नहीं चाहते, तो अच्छी बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज कम पढ़नी पड़ेंगी। केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करना चाहते, बहुत ही कम कंपाउंड्स बनाते हैं, इन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं। इसीलिए क्या बेटा, क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, केमिकली अनरिएक्टिव क्यों है वो मैंने आपको अभी बताया रिसेंटली। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई, ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है, और जो स्टेबल है ना वो किसी से दोस्ती नहीं करता, लेकिन जिसको किसी से काम पड़ सकता है वो दूसरे का भी काम करेगा। तो रिएक्ट हम तभी करते हैं जब हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन ये ऑलरेडी स्टेबल है। धीरू भाई अंबानी हमसे पैसे लेने नहीं आएगा कभी भी, वो हमसे दोस्ती भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसे काम ही नहीं हमसे कोई, तो वो स्टेबल है। और जो स्टेबल है वो रिएक्टिव नहीं होता। दो केस होते हैं बेटा, एक वो गरीब बच्चा और एक जिसके पास बहुत पैसा है। पढ़ाई कौन करता है, मेहनत कौन करता है, रिएक्टिविटी कौन दिखाता है पढ़ने के प्रति, जिसके पास पैसा नहीं है। इस पीडब्ल्यू का फायदा सबसे ज्यादा कौन उठा रहा है, वही जिसको पता है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना कोचिंग में देने के लिए चाहिए, बट उतना ही फायदा उसको यहाँ मिल रहा है, तो उसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा है उस बच्चे से। तभी तो हम बार बार बोलते हैं ये चीज, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। क्यों, क्योंकि वही चीज हमको कम में भी मिल रही है। तो रिएक्टिविटी, रिएक्ट कोई तभी करता है जब वो स्टेबल नहीं होता, और रिएक्ट करता क्यों है, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। जब भी कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, सराउंड होना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए वो रिएक्टिव होता है। लेकिन जो नोबल गैसेस होती है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है जी,
उन्हें ना इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी का, ना इलेक्ट्रॉन देना अपना। तो जब देना नहीं चाहता हम फिर भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस किया था बेटा, बिल्कुल किया था। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसीय सेटअप। स्टेबल है, वो चाहते ही नहीं कोई और आए, चाहते ही नहीं, हम फिर भी भेजेंगे किसी को, तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? दैट्स व्हाई ये केमिकली इनर्ट होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद भी नहीं करते। ये ध्यान रखना, एक्सेप्ट रेडॉन, जितनी भी नोबल गैसेस है रेडॉन को छोड़कर बाकी सब एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इन्हें एरोजेंस भी बोलते हैं। कभी पूछ लिया जाए तो एरोजेंस किसे कहा जाता है बेटा, नोबल गैसेस को कहा जाता है, क्योंकि एयर में एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। आर्गन की परसेंटेज बहुत कम होती है। आपसे अगर पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस कितनी परसेंट होती है, तो आप बता दोगे O2 बता दोगे, N2 बता दोगे, और आर्गन तो बहुत ही कम होती है, 1% होती है बाय वॉल्यूम। क्लियर? फर्क क्या पड़ रहा है, वैसे भी इनर्ट। हीलियम और नियॉन जो है ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिच ब्लेंडे, ये सब क्या है, मेटलर्जी चैप्टर में ओर्स के नाम थे। मोनाजाइट, क्लेवाइट, एज़्यूराइट। क्लियर? तो ये यूज होते हैं एज अ रेडियो एक्टिव मिनरल्स। मेन कमर्शियल सोर्स जो है ना हीलियम का, वो है नेचुरल गैस। क्या है बेटा, नेचुरल गैस। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल गैस हो गए, हाइड्रोकार्बन हो गए, ये इनका मेन अकरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम। क्लियर? इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो यहाँ से हीलियम का फॉर्मेशन हुआ, तो ऐसे ही गैसेस का फॉर्मेशन हो जाता है। मेन कमर्शियल सोर्स यही है बेटा, हायर एल्केन्स हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, H2S हो गया, और हीलियम हो गया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखेंगे दैट इज इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें। वाटर में कंपैरेटिवली स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भाई जब रिएक्ट नहीं कर रहे, इनर्ट है, तो वाटर में भी सॉल्युबल नहीं हो सकते, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। क्यों? डाउन द ग्रुप जाने पर जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, वॉन डर वाल्स फोर्सेस, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर? हीलियम का सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज 4.2 केल्विन। तो यहां से हम सॉल्युबिलिटी का, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख सकते हैं। अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास। क्लियर? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा, नील बार्टलेट साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने एक कंपाउंड दिया था, और वो कंपाउंड दिया था कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन नॉर्मली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। किनके साथ? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के साथ। हमने ऑक्सीजन फैमिली में भी ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जहां पे इस कंपाउंड को फॉर्मेशन किया था। तो ऑक्सीजन जो है बेटा वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो सोडियम तो रिएक्ट कर जाता है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये भी कर जाता है। लेकिन जो लो रिएक्टिव मेटल्स है, लाइक गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है, ये जो मेटल्स हैं ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक रेड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया था। तो जिस तरीके से उन्होंने रिएक्शन करवाई थी ऑक्सीजन की प्लैटिनम के साथ, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया था, सेम उसी तरीके से एक कंपाउंड जो जिनॉन के साथ भी बनता है। तो हमने थोड़ी देर पहले यही प्रूफ किया कि भाई ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये अनरिएक्टिव हुए। ये अनरिएक्टिव हुए तो इस केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाएंगे, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जस्ट लाइक दिस कंपाउंड O2 + Pt(F6)2-। कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहां पर फ्लोरीन एक डोनर, एक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जिनॉन ने सेम उस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना होता है बेटा, दैट इज +½ नेक्स्ट बेटा आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम कंपेयर करें तो हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? स्टेबल होते हैं। जो स्टेबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते। तो अगर कंपेयर करें O2 और जिनॉन तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
तभी उन्होंने सेम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। तो यहां पर ये एक रेड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया बेटा, Xc प्लस PtF6 माइनस, जस्ट लाइक O2 PtF6 माइनस, दैट इज फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। इन केस अगर कभी पूछ लिया जाए, या जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये चीज एकदम क्लियर रखनी है। नेक्स्ट बेटा, कंपाउंड्स जो हैं किसके बेटा, क्रिप्टन के, वो बहुत ही कम है, ओनली KrF2 हम पढ़ते हैं। क्या बेटा, क्रिप्टन फ्लोराइड हम पढ़ते हैं। Compounds of radon have not been isolated but only identified. आइसोलेट नहीं किया गया है, यूज कहीं नहीं किया जा रहा है, बट उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, जिनॉन जो है, जिनॉन के तो सबसे ज्यादा फेमस कंपाउंड्स है। जिनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ कंपाउंड बनाता है। अब ये पॉइंट्स ना आपको बहुत इजी से लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि हमने बेसिक सारे क्लियर कर लिए। मैम आप सोच रहे होंगे मैम आपने एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर नहीं लिखवाया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं लिखवाया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक बार पुरानी फैमिलीज को खोल के देखना, हम सब पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिस्कस किया था, बट उसको यहाँ पे हाईलाइट करके समझाऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि इस फैमिली में अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ही है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जिनॉन जो है बेटा वो कंपाउंड्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ भी और फ्लोरीन के साथ भी, और इसकी प्रिपरेशन हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। नो कंपाउंड्स ऑफ हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। आज तक आपने कभी सुना हीलियम का कोई कंपाउंड, आर्गन का कोई कंपाउंड, नियॉन का कोई कंपाउंड? नहीं, हाईली नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर किसकी, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रॉपर्टीज की। वैसे कोई डाउट नहीं आना चाहिए, फिर भी सारी प्रॉपर्टीज एक बार के लिए लिखवा देती हूँ। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो हमें यहाँ पर कोई शक नहीं है कि डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो साइज इंक्रीज होगा ही होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। क्लियर? उसी तरीके से बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी तो ऑर्डर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। और हीलियम का तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी हमने पढ़ा था। एक्सेप्शन है, बिल्कुल है। सबसे ज्यादा किसका होता है? नियॉन, उसके बाद आर्गन क्रिप्टन का लगभग बराबर, उसके बाद जिनॉन, देन रेडॉन एंड देन हीलियम। रीजन क्या बताया था? इसके पास 2 इनर्शियल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इनर्शियल इलेक्ट्रॉन है। क्यों जी? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, इसके पास 10 इनर शेल इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 है। ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन शो करेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अगर 10 हैं तो 10 लोग ज्यादा अच्छा धक्का देंगे या 2 लोग ज्यादा अच्छा धक्का देंगे? बिल्कुल 10 लोग ज्यादा अच्छा धक्का देंगे। ज्यादा अच्छा धक्का देंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो उसको ऐड करने के लिए और उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्योंकि इसीलिए नियॉन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। और एक की पॉइंट जो ध्यान रखना, दैट noble gases shows positive electron gain enthalpy। समझ आ गया होगा क्यों? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा इनकी और प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं कि जब देखो जिनॉन रिएक्ट किया फ्लोरीन के साथ, जब जिनॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किया 1:2 के रेशियो में, जब रिएक्ट किया 1:2 के रेशियो में टेम्परेचर डिफरेंस, और जब रिएक्ट किया 1:20 के रेशियो में टेम्परेचर का डिफरेंस देखो। जब टेम्परेचर 673 केल्विन था तो फॉर्मेशन हुआ XeF2 का, जिनॉन ने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। जब इसका 873 केल्विन था तो XeF4 का फॉर्मेशन हुआ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब इसने 573 केल्विन पर रिएक्ट किया तो XeF6। तो जिनॉन तीनों फ्लोराइड्स बनाता है, XeF2, XeF4 एंड XeF6।
नेक्स्ट बेटा, यही जिनोन की रिएक्शन जब हम ऑक्सोफ्लोराइड्स के साथ कराते हैं O2F2 के साथ, तो हमने इसे कहा भी था इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कि ये कैसा एजेंट है, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ये फ्लोरीन का एडिशन करवाता है। किसका फॉर्मेशन किया था इसने, XeF6 का और O2 गैस। क्लियर बच्चों, आज के लिए इतना ही, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज के लिए इतना ही। कल हम कंटिन्यू करेंगे नोबल गैसेस को कंप्लीट करते हुए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का मैं होमवर्क आपको बहुत सारा दे रही हूँ। ठीक है, होमवर्क क्या क्या था रिकॉल करा देते हैं आपको। रिवीजन, रिवीजन करना ही करना है, कंप्लीट पी ब्लॉक। कल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे ना। नेक्स्ट बेटा, साथ के साथ रिवीजन के जस्ट बाद आपको कल होमवर्क में दिया था मैंने स्यूडो हैलोजन एंड स्यूडो हैलाइड आयन, ये पढ़कर आना। ठीक है, और कल हम नोबल गैसेस को कंप्लीट करते हुए इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे मोटिवेट। मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।